1980 में यूरोप में एक टैंकर शिप खाली होता है और जब टैंकर शिप खाली होता है तो इसकी मेन बॉडी और ऑयल टैंकर के बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको बेलिस्ट वाटर टैंक बोलते हैं। अब इस ऑयल टैंकर से ऑयल डिस्चार्ज हो रहा है और ऑयल टैंकर के पीछे की तरफ लगे वाटर पंप इस बेलिस्ट टैंक में पानी भरने का काम करते हैं। इस पानी का यूज हम आगे समझेंगे, लेकिन ऑयल टैंकर खाली होने के बाद में रवाना होता है यूएसए के लिए। जब शिप नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक पर पहुंचता है तो यहाँ पर ऑयल भरना स्टार्ट किया जाता है और इसके बेलिस्ट टैंक में जो पानी है उसको बाहर निकाला जाता है। और जैसे ये पानी बाहर निकलता है तो अमेरिका के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है जो $5 बिलियन का नुकसान करवा देता है, क्योंकि इस पानी में जेब्रा मसल यूरोप से आ जाती है। अब इसकी साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एक फीमेल जेब्रा मसल एक साल में मिलियंस ऑफ अंडे देती है जो अमेरिका के पावर प्लांट के पाइपलाइन में जाकर जमा होने लगते हैं, जिससे पाइपलाइन ब्लॉक होने लगेंगे। यह शिप की बॉडी से भी चिपक जाते हैं जो शिप को भारी बना देते हैं और स्पीड को स्लो कर देते हैं। और भी कई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अमेरिका में होने लगते हैं। तो गवर्नमेंट $5 बिलियन का बड़ा खर्चा करके इसको यहाँ से हटाती है। लेकिन इसके बाद में जब भी ऑयल टैंकर में ऑयल भरा जाता है और वाटर डिस्चार्ज होता है तो पानी को डायरेक्ट बाहर नहीं छोड़ सकते। पंप के साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहता है जो माइक्रो बैक्टीरिया और जितने भी स्पीसीज है उनको कम्प्लीटली खत्म करने के बाद ही पानी को रिलीज किया जाता है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब यह जो बड़े बड़े क्रूज ऑयल शिप होते हैं इनके साथ में और भी बहुत बड़े चैलेंज आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर इस बेलिस्ट टैंक में पानी को क्यों भरा जाता है। इसके बेसिकली 2 यूज है, लेकिन पहले हमें वेसल की डिजाइन को समझना होगा। ऑयल टैंकर बेसिकली क्रूड ऑयल, जिसको कच्चा ऑयल भी बोलते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ से ऑयल निकाला जाता है वहाँ से लेकर ऑयल रिफाइनरीज तक, और यह बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। कई बार तो इनको अपनी ट्रिप पूरी करने में 6 से 9 महीने का टाइम भी लगता है और यह लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज में ऑयल नहीं निकलता है, लेकिन रिफाइनरीज यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी अवेलेबल है जो क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल में बदलने का काम करती है। बेसिकली 2 टाइप के ऑयल टैंकर होते हैं। नंबर 1 क्रूड ऑयल टैंकर, यह साइज में बहुत बड़े होते हैं। यह क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्शन पॉइंट से रिफाइनरी तक पहुंचाते हैं। जो अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर होते हैं यह 3.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी कर सकते हैं। इनकी लेंथ 400 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और यह इंसानों की बनाई हुई अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी मशीनरी है। क्या क्या बात कर रहे हैं? नंबर 2 प्रोडक्ट टैंकर, यह साइज में छोटे होते हैं और यह मोस्टली लोकल सप्लाई में यूज होते हैं जो ऑयल को रिफाइनरी से कंज्यूमर पॉइंट तक पहुंचाते हैं। ऑयल कैरियर की आउटर बॉडी को हल बोलते हैं और हल पर आपको बहुत सारी पाइपलाइन दिखाई दे रही है। यह मोस्टली ऑयल और गैस को लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। अब ऑयल टैंकर में गैस का क्या काम है यह भी हमें आगे समझ आ जाएगा। हल पर हेलीपैड भी बना होता है सर्विस रिलेटेड काम और इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू मेंबर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टैंकर की डेक पर कंट्रोल रूम भी होता है जहां पर पूरे ऑयल टैंकर का कंट्रोल होता है और यहीं पर क्रू मेंबर के लिए रहने का अरेंजमेंट भी होता है। एक ऑयल टैंकर पर लगभग 25 से 30 क्रू मेंबर हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि क्रू मेंबर की जान की रिस्क है तो यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग बोट भी लगे रहते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अब बेसिकली जितने भी 120 मीटर लेंथ से लॉन्ग ऑयल कंटेनर होते हैं इनमें डबल हल डिजाइन यूज की जाती है, जिसमें बाहर की साइड मेन बॉडी होती है जिसको हल बोलते हैं और इसके अंदर मेन ऑयल टैंकर होता है जहां पर क्रूड ऑयल भरा जाता है। और इन दोनों क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। के बीच में बेलिस्ट वाटर टैंक होता है। इसके 2 बड़े यूज है। फर्स्ट, जो बड़े क्रूड ऑयल कैरियर होते हैं इनको पूरा टर्न लेने में 3 से 4 किलोमीटर की दूरी चाहिए होती है और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में यदि सामने से ऐसा ही बड़ा क्रूड ऑयल टैंकर आ रहा है और यदि वह स्ट्राइक भी कर जाए तो डायरेक्ट ऑयल टैंकर पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो भी डैमेज होगा वह हल के साथ में ही होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर,
क्या बात, ये बात है। सेकंड यूज, जब ऑयल टैंकर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो इस कंडीशन में ओशन वेव के साथ में ऑयल टैंकर बहुत ज्यादा स्विंग करने लग जाएगा और ऐसी कंडीशन में क्रू मेंबर्स के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर इन वाटर बैलेंस टैंक को पानी से भर दिया जाता है जिससे वेसल को स्टेबिलिटी मिलती है और जब ऑयल को भरा जाता है तो पानी को बाहर निकाल दिया जाता है विथ प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट। अब आता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑयल टैंकर की डिजाइन, जिसमें ऑयल टैंकर को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और इन सेक्शन को भी 10, 15 या 20 में डिवाइड किया जाता है। रेंडमली यहाँ पर सेक्शन नहीं बनाए जाते, जिसका रीजन आपको आगे समझ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ा टैंक बना दिया तो यहाँ पर फ्री सरफेस इफेक्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जनरली ओशन के अंदर बड़ी बड़ी वेव्स आती रहती है और इन वेव का डायरेक्ट फोर्स ऑयल टैंकर पर भी लगता है, जिससे ऑयल के अंदर भी वेव्स जनरेट होने लग जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में यदि ओशन की वेव थोड़ा भी इन ऑयल वेव को सपोर्ट करती है तो पूरा ऑयल एक साथ में कभी लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा तो कभी राइट साइड में, जिस वजह से टैंकर आसानी से पलट जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो इन ओशन की पावरफुल वेव से बचने के लिए मल्टीपल सेक्शंस में ऑयल टैंकर को डिवाइड किया जाता है, जिससे फ्री सरफेस इफेक्ट है यह मल्टीपल स्मॉल सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा और ऑयल का ओवरऑल इम्पैक्ट वेसल के एक साइड में नहीं होगा। अब ऑयल टैंकर का मेन काम जिसमें ऑयल फिल करना होता है उसको समझते हैं। खाली टैंकर को फिल करते टाइम बहुत सारे चैलेंजेस को हैंडल करना होता है। सबसे पहले चैलेंज आता है कि हम एक साइड के ऑयल टैंकर को एक साथ में नहीं भर सकते, अदरवाइज शिप का पूरा वेट एक साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यह पलट सकता है। तो यहाँ पर इसको लोड करने के लिए एक स्टैंडर्ड अप्रोच ली जाती है। जनरली यहाँ पर ऑयल और गैस बहुत सारे पाइपलाइन होते हैं जो ऑयल को लोड और डिस्चार्ज करने का काम करते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। यह एक सिंपल पाइपलाइन है जिसमें यहाँ से ऑयल इन होता है। टैंकर में ऑयल भेजने के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग आर्म लगे रहते हैं। यहाँ से ऑयल पहुँचता है पंप के पास में, पंप इस ऑयल को आगे पुश करता है। अब इस पाइपलाइन में टोटल 5 एग्जिट पॉइंट है जहाँ से ऑयल टैंक में जाता है। तो यहाँ पर 5 एग्जिट पॉइंट सबसे पहले इन टैंकर को फिल करना स्टार्ट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल जो शिप का वेट है वह अभी भी परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। दोनों साइड के ऑयल टैंकर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। सेम ही तरीके से यहाँ पर सेकंड पाइपलाइन सेट की जाती है और यह पाइपलाइन भी टोटल 5 टैंक को फिल करती है और अभी भी पूरी वेसल का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड पाइपलाइन रिमेनिंग टैंक को भर देती है। तो इस तरीके से मल्टीपल टैंक को साथ में भरा जाता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब क्रूड ऑयल भर दिया जाता है तो यह अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पीछे की तरफ इंजन रूम होता है जहां पर बड़े बड़े प्रोपेलर और रडर लगे रहते हैं शिप को प्रोपेल करने के लिए और टर्न लेने के लिए। इंजन रूम के ऊपर और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑयल टैंक बने रहते हैं जिन टैंक में हाई ऑयल फ्यूल और मरीन गैसोलीन भरा रहता है। बेसिकली यह ऑयल टैंक क्रूड ऑयल से सेपरेटेड रहते हैं और इन ऑयल टैंक का यूज इंजन को फ्यूल सप्लाई करना होता है। यहाँ पर पीछे की साइड में एक और टैंक होता है जिसमें वाटर ट्रीटमेंट के वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर टैंक भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन जितने भी टैंक है यहाँ पर इन सभी के बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको कोफर डैम बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर देखा जाए तो मल्टीपल फ्यूल अवेलेबल है और यह आपस में मिक्स हो गए तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यह खाली स्पेस यदि किसी टैंक से लीकेज भी होता है तो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से यह दूसरे टैंक के ऑयल के साथ में मिक्स नहीं होगा। अब जब ऑयल टैंकर ओशन में चलता है तो यहाँ पर एक और चैलेंज आता है, वह है टेम्परेचर वेरिएशन। जब रात के टाइम ठंड होती है तो ऑयल घी की तरह जमने लगता है तो यह एक्सपेंड भी करेगा जिसकी वजह से टैंक के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगता है और इस प्रेशर को रिलीज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए डेक पर प्रेशर वैक्यूम वॉल लगे रहते हैं। इसके उल्टा गर्मी होने की कंडीशन में टैंक में प्रेशर डिक्रीज होता है तो यह इस केस में भी प्रेशर को मेंटेन करता है। और ये सेम सिचुएशन जब टैंकर को लोड अनलोड करते हैं तो उस टाइम भी होती है। जब ऑयल टैंकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है तो यहाँ पर इसको अनलोड करना भी एक
और बड़ा चैलेंज है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑयल टैंकर साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो जरूरी नहीं कि यह रिफाइनरी के एकदम पास में ही पहुंच जाए। तो या तो इनको छोटे छोटे टैंकर में अनलोड किया जाता है और फिर छोटे टैंकर को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अभी मैंने बताया कि जब ठंड की वजह से ऑयल की विस्कोसिटी बढ़ती है तो वह जमने लगता है, जिसकी वजह से ऑयल डिस्चार्ज नहीं हो पाता। तो ऑयल टैंकर के अंदर हीटिंग रॉड लगाए जाते हैं जो इसकी विस्कोसिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं अनलोडिंग के टाइम पर। अब जनरली इन ऑयल टैंकर को खाली करने की एक अप्रोच और काम में ली जाती है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि क्रूड ऑयल शिप साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो यदि कोई छोटा पोर्ट है तो यह वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में सिंगल पॉइंट मोरिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। बेसिकली यह एक फ्लोटिंग पाइपलाइन स्टेशन है जिसके साथ में शिप को एंकर कर दिया जाता है और शिप के पाइपलाइन यहाँ से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब यदि शिप थोड़ा बहुत मूव भी करता है तो यह स्टेशन भी साथ में मूव करेगा। जब ऑयल टैंकर खाली हो जाता है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि यह बाहर से हवा को अंदर की तरफ पुल करेगा और हाई चांस रहेंगे कि इस हवा में ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो। तो ऐसी कंडीशन में जब पूरा ऑयल टैंकर खाली हो जाता है और टैंकर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, तो कुछ टैंकर के अंदर फ्लेमेबल ऑयल पार्टिकल बच जाते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाई चांस रहते हैं कि वह आग पकड़ ले और पूरे टैंकर को उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर गैस की पाइपलाइन भी लगी रहती है जिनसे इनर्ट गैस जो नॉन रिएक्टिव होती है जैसे नाइट्रोजन, इसको टैंकर में भरा जाता है, जो बेसिकली टैंकर में अवेलेबल ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है। जब ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो इसके साथ में कुछ ऑयल के पार्टिकल भी बाहर निकलते हैं और यह पार्टिकल आग पकड़ सकते हैं। तो इस कंडीशन में इन ऑक्सीजन और ऑयल पार्टिकल को मॉइस्चराइजर से बाहर निकाला जाता है। बेसिकली मॉइस्चराइजर एक वर्टिकल पाइप ही होता है, लेकिन इसके ऊपर फ्लेम रेस्टर लगा रहता है जो इंश्योर करता है कि टैंक के अंदर आग न लगे और यह सफिशिएंट ऊंचाई पर होते हैं जो फायर की रिस्क को और भी कम करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपके दिमाग में ट्रिगर किया हो तो यदि देखा जाए तो ऑयल टैंकर के अंदर भी लिक्विड है और बाहर भी लिक्विड है और इन दोनों के बीच में जस्ट एक सिंपल सी टैंकर की वॉल है। अब इस वॉल में ऐसा क्या मैजिक है कि यह इस विशाल भारी भरकम टैंकर को डूबने नहीं देती? इस वीडियो को जरूर से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वैसे देखा जाए जो क्रूड ऑयल शिप होते हैं वह बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं और इन प्रोटोकॉल को रेगुलेट करती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप भी ऐसा एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। Thank you.